राधे राधे सभी को। तो दोस्तों साइकोलॉजी में अपना टॉपिक चल रहा था बाल विकास, जिसमें दोस्तों अपने विकास की अवस्थाएं कर रहे थे। और इससे पहले 2 क्लासें अपलोड की है, आप लोग वो क्लास जरूर देखना। फिर नेक्स्ट ये क्लास होगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसमें दोस्तों अपनों ने गर्भावस्था कर ली थी, शेषवावस्था, बाल्यावस्था। आज करेंगे किशोरावस्था, जिसमें किशोरावस्था कंप्लीट होने के बाद अपने बालक का जो शारीरिक विकास है उसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जिसमें मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि इसी क्लास में लास्ट में बालक का शारीरिक विकास पढ़ेंगे, जिसमें शेषावस्था में शारीरिक विकास जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, ये सारे इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अब चलते हैं अपने बिना बात किए हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं किशोरावस्था की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अपनों ने गर्भावस्था कर लिया था, जिसमें मैंने आपको ये 3 स्तर बताए थे, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, इनको अच्छे से समझाया था। फिर मैंने शेषवावस्था को बहुत अच्छे से समझाया था। फिर अपनों ने किया था बाल्यावस्था, किया था जो 6 से 12 वर्ष तक होता है, इसको भी मैंने अच्छे से समझाया था। आज अपने करेंगे किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक होती है। कहीं आपको 18-19 भी लिखा होगा तो आप किशोरावस्था ध्यान रखना। तो ये देखो जो किशोरावस्था, ये देखो यहाँ बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में आई है, और किशोरावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? युवावस्था। तो कौन किसके मध्य की हो गई ये किशोरावस्था? यानी कि बाल्यावस्था और जो युवावस्था आएगी उनके बीच का काल ही किशोरावस्था है। इनके ये अलग अलग नाम हैं, तो ये भी मैंने आगे करवा रखे, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो अब करते हैं किशोरावस्था। सबसे पहले देखो जो किशोरावस्था है, एडोलोसेंस, यानी कि ये जो होती है 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था की। तो देखो जो ये किशोरावस्था है, जो एडोलोसेंस है, इस शब्द की उत्पत्ति देखो लैटिन शब्द के एडोलोस्केर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो ये जरूर ध्यान रखना। अब आप देखो स्टैनली हॉल है, इन्होंने देखो एडोलोसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की थी 1904 में। तो ये ध्यान रखना। और किशोरावस्था का जनक इनको कहा जाता है, स्टैनली हॉल को। क्यों कहा जाता है इनको? देखो जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी ना, एडोलोसेंस, इसमें क्या है, इस पुस्तक में इन्होंने ये लिखा था कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं ना, वो अचानक होते हैं, एकदम से होंगे, अचानक से। इसलिए जो पूर्व अवस्थाएं होता है उनका कोई संबंध नहीं होता है। और जो स्टैनली हॉल है, इन्होंने अपने जो आकस्मिक विकास के सिद्धांत है उसके पक्ष में एक और जो कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो भी प्रस्तुत किया था। तो इनका ये सिद्धांत सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ भी माना गया। इसी कारण ही स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा गया है। तो ये ध्यान रखना, किशोरावस्था के जनक स्टैनली हॉल। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है, किशोरावस्था, इसमें देखो ये 2 अवस्थाएं हैं। एक है पूर्व किशोरावस्था, जिसको तरुणावस्था बोलते हैं। ध्यान रखना अच्छे से, पूर्व किशोरावस्था जिसको तरुणावस्था बोलते हैं। एक है प्रारंभिक, यानी कि जो उत्तर किशोरावस्था होती है। अब देखो ये जो पूर्व किशोरावस्था है जिसको तरुणावस्था बोलते हैं, इसमें क्या है, जो बालक है वो पूर्व किशोरावस्था में बालक पूर्ण किशोर नहीं बनता है भाई, पूरी तरीके से, यानी कि पूर्ण किशोर नहीं बनता है। क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है, क्योंकि वो पूर्ण किशोर तो बनते नहीं है। जो उनके माता पिता होते हैं ना, वो इस अवस्था में उनको, उनके जो पेरेंट्स है, माता पिता है चाहे टीचर है, वो बालक को छोटी छोटी बातों पर डांटते रहते हैं, रोकते रहते हैं, सिर्फ डांटना रोकना इस प्रकार, जिससे बालक क्या रहता है, हमेशा ही उलझन की स्थिति में रहता है। इसलिए इसको देखो, इस जो ये अवस्था है इसका नाम है व्यसंधि। टीन एज भी बोलते हैं इसको, एज ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी भी बोलते हैं। तो ये जो होती है जिसको टीन एज ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, ये पूर्व किशोरावस्था, तरुणावस्था है। ये जो होती है ये 11 से 14 वर्ष तक की होती है। जो कि ये देखो लड़कियों में, तो देखो ये वाली जो अवस्था है ना वो लड़कियों में तो रहती है 11 से 13 वर्ष तक। ये अवस्था लड़कियों में देखो 11 से 13 वर्ष तक, यानी कि 11 से 14 वर्ष तक की होती है ये अवस्था। तो लड़कियों में 13 वर्ष तक रहेगी, एंड का जो 14 यहाँ तक, 12 से लेकर के 14 वर्ष तक लड़कों में ये अवस्था रहती है। तो ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो अवस्था होती है ना, कुछ भाग आपको बाल्यावस्था में ऐसे मतलब मिक्स लगेंगे, आपको कुछ किशोरावस्था के इसमें मिक्स लगेंगे, परंतु ये कम समय के लिए ही होती है ये वाली अवस्था। परंतु इसमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे द्रुत तीव्र विकास का काल भी कहते हैं। तीव्र विकास होता है इसमें। समस्याओं की आयु भी कहते हैं, क्योंकि
सबसे ज़्यादा इसमें समस्याएं आती है, और तूफान व उलझन की अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि किशोरावस्था है ना, इसमें एक तो पूर्व किशोरावस्था जिसको तरुणावस्था बोलते हैं, एक होती है प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था जो होती है 16 से 18 या 19 वर्ष तक, जो कि उत्तर किशोरावस्था जिसको प्रारंभिक बोलते हैं। और ये जो अवस्था है ना, इसमें ध्यान रखना कि लड़के हैं ना उसकी अपेक्षा लड़कियों का विकास सबसे ज्यादा इसमें होगा, लड़कियों का विकास तीव्र होगा लड़कों की अपेक्षा। क्योंकि जो 11 से 13 वर्ष है ना, इन 11 से 13 वर्ष की लड़कियों की जो लंबाई है, आवाज वो कोमल से सुरीली हो जाएगी, गुप्तांग वगैरह में बगल में उनमें जैसे हेयर वगैरह आना, मासिक धर्म शुरू होना, ये सब इस एज में हो जाता है। जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो बाल्यावस्था की अपेक्षा यहाँ अधिक तीव्र गति से होता है। और 12 से 14 वर्ष के जो लड़के हैं इनका विकास तीव्र गति से होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बालक होते हैं उनका बिगड़ना वो बिगड़ जाते हैं, या फिर सुधरना, अगर सुधारना है तो इस अवस्था में सुधारा जा सकता है, बिगड़ेंगे तो इस अवस्था में बिगड़ सकते हैं। अगर बिगड़ रहे हैं तो उनको सुधारा जा सकता है। तो इस अवस्था में बिगड़ना या सुधारना जो भी है इस काल पर ही निर्भर करता है कि वो बिगड़ेंगे या सुधरेंगे। तो जो भी जिनके भी बच्चे इस एज में, आप अपने बच्चों पर गौर करो, ध्यान दीजिए। अगर वो सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, इस अवस्था में सुधारा जा सकता है, बिगड़ गए तो वो बिगड़ गए समझ लो। अब देखो यहाँ पर किशोरावस्था के कुछ उपनाम लिखे हैं मैंने, काफी इंपॉर्टेंट है कि नया जन्म काल बोलते हैं इसका, इसे समझो नया ही जन्म हुआ है, किशोरावस्था का नया जन्म काल बोलते हैं। ये स्टैनली हॉल ने कहा है। इसी को ही किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष व तनाव का काल कहते हैं, ये स्टैनली हॉल ने कहा है। क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज्यादा दबाव या तूफान सा उमड़ पड़ता है, संघर्ष का काल बोलते हैं, संघर्ष करते हैं, तनाव ज्यादा रहता है तो इसको तनाव का काल कहते हैं, स्टैनली हॉल ने कहा है। और जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा है, ये किशोरावस्था को कहा है किल पैट्रिक ने। ये परिभाषाओं में आपको इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि किल पैट्रिक में किल से कील लो, और कील जब भी लगती है, चुभती है या ठोकी जाती है तो वो सबसे कठिन काल होता है। इससे याद कर लो, जीवन का सबसे कठिन काल किल पैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था को। इस पर इसको श्रवण काल भी कहते हैं। बसंत ऋतु भी इसी काल किशोरावस्था को कहते हैं। क्यों? क्योंकि बसंत ऋतु इसलिए कहा जाता है कि जो ये वाली आयु होती है ना, उसमें कुछ उनको इस प्रकार की बातें है ना, वो ऐसे मन को उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। कैसे? यानी कि कोई मान लो कोई लड़की को अगर पसंद करना है, किसी लड़की को अगर पसंद किया है या लव करता है, पसंद किया है, और अगर जीवन साथी के रूप में अगर उसको सोचना है अभी मैं इसको चुनूंगा, ये वाली कि उसके साथ घूमना फिरना, ये सब ये उसके लिए बसंत ऋतु के समान होती है। तो इसलिए इस किशोरावस्था वाली एज है जो 12 से 18 वर्ष, ये बसंत ऋतु की काल भी कहलाती है, स्वर्ण काल कहलाता है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। क्योंकि इसको कठिन काल होता है क्योंकि इसको समस्याओं व उलझन की आयु कहते हैं। क्यों समस्याओं और जो उलझन की आयु है ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाली जो एज है इसमें बालक की जो व्यवसाय है, शादी हो गया या जीवन साथी आदि, ये सारी उनकी चिंताएं होती है कि मुझे इस एज में जब आता है ना 12 से 18 के बीच में, तो व्यवसाय के बारे में भी सोचता है, भी मुझे कमाना चाहिए, जॉब के बारे में, शादी के बारे में भी सोचता है, जीवन साथी यानी कि कौन सा मेरे को कैसे चुने, ये सारी उलझने उसके सामने आ जाती है और चिंता होती है उसको। इसलिए ये वाली जो एज है ये समस्याओं की आयु यानी कि उलझन की आयु बोलते हैं इसको, यानी कि एज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कंफ्यूजन वाली एज होती है ये। वीर पूजा की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है इसमें किशोरावस्था में। 12 से जो 18 वर्ष के बालक होते हैं, वीर पूजा की प्रवृत्ति क्यों ज्यादा रहती है? ऐसे लो आप कि जो ये वाली एज है ना उसमें क्या है, बालक है ना वो कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति मान लो, एक यानी कि कोई विद्वान, चाहे आप एक्टर मान लो है ना, अभी कोई भी अगर शाहरुख खान है या फिर कोई भी आप एक्टर लो, या चाहे आप अच्छा विद्वान व्यक्ति मान लो, उसको अपना आदर्श मानने लग जाता है वो बच्चा, और उसको देख करके उसी की तरह खुद को डालने की कोशिश करेगा, उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा। चाहे एक्टर ले लो हीरा, चाहे कोई ऐसा ही प्रसिद्ध व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति मान लो, यानी कि उसकी तरह करने की कोशिश करेगा, उसको आदर्श मानने लग जाता है इस अवस्था में। इसलिए वीर पूजा की प्रवृत्ति कहते हैं। तो बालक में वीर पूजा की भावना में विद्यमान रहती है। ठीक है। और देखो उथल पुथल की अवस्था भी बोलते हैं भाई, इस अवस्था में 12 से 18 वाले बालक है, अगर आपके बच्चे हैं तो आप देख लो उनके किस प्रकार का उथल पुथल होता रहता है। इस एज में बच्चों के बहुत ज्यादा होता है। अटपटी व उलझन की अवस्था बोलते हैं इस अवस्था को। और बच्चे किसी का कहना भी नहीं मानते हैं भाई, थोड़ा सामने बोलने लगते हैं, इसे समझते हैं सब कुछ हम ही हैं, है ना। तो प्यार से समझाना चाहिए इस एज वाले बच्चों को, बहुत प्यार से, प्रेम से। और अगर आप उनको डांट करके, फटकार करके, जैसे पहले समझा लेते थे डांट करके फटकार के वाले अवस्था में, वो इस प्रकार नहीं मानेंगे, सामने ही आपके उछलेंगे।
अगर आप लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की है तो आपके गले की तरफ पड़ेंगे, कॉलर पकड़ेंगे, इस प्रकार का हो जाता है भाई, ये एज ऐसी होती है। और दल भक्ति की अवस्था भी बोलते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि अमूर्त चिंतन तार्किक वाला तो होता ही है, क्योंकि किशोरावस्था में आ गए वो 12 से 18 वर्ष। ऐसा नहीं है कि वो मूर्त चिंतन में कि देखेंगे, वो बस वहां तक ही सोचते हैं, जो उनके सामने नहीं है उसको भी वो हल कर सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ। तो भाई ये अमूर्त चिंतन का तो किशोरावस्था में आ गए हैं, जब तक ये दबाव तूफान वाली ये तनाव ये सारे इसी का ही नाम है। तो यहाँ तक आकर के ये व्यवसाय शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो इतना तो है कि अमूर्त चिंतन की अवस्था है भाई। जो इनके सामने नहीं होगा उसको देखकर ही ये चिंतन कर सकते हैं। और इस वाली अवस्था में सबसे ज़्यादा चहुमुखी विकास होता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास सबसे ज़्यादा। और व्यवसाय चुनाव की चिंता भी इसी अवस्था में रहती है बालकों को, और इसी अवस्था को एज ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। और द्रुत और जो तीव्र विकास की अवस्था इसी वाली में ही होता है। और इसी अवस्था में किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की है, इसी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक काम प्रवृत्ति और सर्वाधिक जो विषम लैंगिक आकर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें होता है। यानी कि जैसे लड़का लड़की की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होना है ना, इस प्रकार का, यानी कि विषम लैंगिक आकर्षण सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में होता है। जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है वो किशोर अवस्था में आकर के ही सबसे ज़्यादा होता है विपरीत लिंग के प्रति, ठीक है। और इसके अलावा समाज सेवा की जो भावना होती है वो आपको सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में मिलेगी, क्योंकि बालक है ना वो इस अवस्था में अपने द्वारा जो दिए गए मतलब जो काम किए गए काम होते हैं वो सामाजिक कार्यों को सबसे ज़्यादा स्वीकृति चाहता है इसी अवस्था में। और समाज में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके काम करने की कोशिश करेंगे। आप देख लेना, आप इस अवस्था में जो बालक होंगे ना, आप एक बार देखना, जब कहीं पर जैसे कि शाला सर जाते हैं या कहीं पर जिस प्रकार जाते हैं ना, तो रास्ते में टेंट वगैरह लगाए होते हैं ना, वहाँ पर भी आपको इस अवस्था वाले ज़्यादा बालक वहाँ पर काम करने वाले मिल जाएंगे। खाना पिलाना पानी सब ये आगे रहेंगे इस बालक वाले, आप देख लेना। द्विभाषीपन की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति इसी में होती है। कल्पना का सबसे ज़्यादा मतलब इसमें भाग लेते हैं। कल्पना ज़्यादा करते हैं ये कि मेरे पास अब मतलब आगे की इस प्रकार कल्पना करते रहते हैं कि मेरी शादी होगी, इतनी अच्छी वाइफ आएगी, या फिर मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, मैं घुमाऊंगा, ये वो इस कल्पना में ज़्यादा रहते हैं किशोरावस्था वाले। और इसी को ही कि आकस्मिक यानी कि त्वरित विकास की आयु बोलते हैं। आकस्मिक यानी कि त्वरित यानी कि अचानक इसमें परिवर्तन होते हैं। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पर इसमें आगे दो वो परिवर्तन का भी करवाए हैं। एक बार देख लो, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लो, अब किशोरावस्था में देखते हैं परिभाषा। इससे पहले ये थोड़े से दो देखो सिद्धांत इस प्रकार के कि किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत देखो। एक होता है आकस्मिक विकास यानी कि अचानक जो विकास होता है, यानी कि त्वरित विकास, अचानक विकास होना। एक तो होता है आकस्मिक विकास यानी कि त्वरित विकास का सिद्धांत किशोरावस्था के सिद्धांत है। एक होता है क्रमिक विकास का सिद्धांत यानी कि क्रम के अनुसार। तो देखो, जो आकस्मिक विकास है, जो त्वरित विकास का सिद्धांत है, इसके समर्थक है स्टैनली हॉल। और क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक ध्यान रखा थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ है। तो आकस्मिक विकास के स्टैनली हॉल। अब एक ऐसे याद कर सकते हो भी इसके समर्थक कि आकस्मिक अचानक हो रहे हैं, त्वरित विकास भाई हिला देते हैं, होल हिला देते हैं स्टैनली हॉल, इस प्रकार याद कर सकते हो। क्योंकि इसके अनुसार जो स्टैनली हॉल है, इनके अनुसार देखें तो शेषावस्था और बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है। एकदम इनमें परिवर्तन नहीं होता है, शेषावस्था में और बाल्यावस्था में धीरे धीरे होता है। जबकि किशोरावस्था में जब बालक आता है तो इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, अचानक अकस्मात होते हैं, ठीक है ना। और क्रमिक विकास का सिद्धांत देखो, इनके समर्थक है थॉर्नडाइक व होलिंगवर्थ। तो इनके अनुसार किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो एकदम न होकर के धीरे धीरे क्रम के अनुसार होते हैं, क्रमानुसार होते हैं। तो ये दोनों अब देखते हैं परिभाषाएं। यह है किशोरावस्था की परिभाषाएं। पहले किशोरावस्था की देखो 12 से 18 वर्ष, 18-19 वर्ष तक होता है। फिर देखो स्टैनली हॉल के अनुसार कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव व विरोध की अवस्था है। ये स्टैनली हॉल के अनुसार है। किलपैट्रिक, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इंपॉर्टेंट है ये वाली, काफी बार पूछी गई है। तो सबसे कठिन, कठिन ऐसे लोग कील कील लगती है ना, तो कठिन ही होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक ने कहा है। फिर वैलेंटाइन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन से ऐसे लो, वैलेंटाइन डे जब भी मतलब ऐसे लो लव का जब समय आता है, तो अगर उसका लड़के को अगर अपना लव नहीं मिलता है तो वो
अपराध की प्रवृत्ति भी धारण कर सकता है, अपराध भी कर सकता है, क्योंकि ये उस जो ये अपराध वाला उस समय वो उसका नाजुक समय है। तो इस प्रकार थोड़ा-सा इसमें आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, क्या पता याद रह जाए। फिर स्ट्रैंग, स्ट्रैंग कहते हैं, स्ट्रैंग के अनुसार देखो 15 वर्ष तक रुचियाँ बदलती रहती है। ये कहते हैं कि जब आयु होती है 15 वर्ष की, तब तक जो उनकी रुचि है वो बदलती रहती है, कि अगर आज पिंक कलर पसंद है तो आने वाले समय में मतलब आने वाले नहीं, थोड़े टाइम बाद में उसको येलो, ब्लैक इस प्रकार। ये स्ट्रैंग का कहना है कि 15 वर्ष तक रुचियाँ बदलती रहती है, इसके बाद स्थिर हो जाती है। और कुहलन का कहना है, कुहलन के अनुसार कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन का काल है। और जरसील्ड के अनुसार, जरसील्ड का कहना है कि किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है। और जॉनसन के अनुसार देखो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। और हेडो कमेटी के अनुसार देखो कि 11 या 12 वर्ष की आयु में, जब 11 साल या 12 साल के है तो उस वर्ष की आयु में बालक की नसों में जवर उठना आरंभ हो जाता है। ये हेडो कमेटी कहते हैं। 11-12 साल का जो आयु का बच्चा होता है उसकी नसें हैं, जो हड्डी हैं, उनमें जवर उठना आरंभ हो जाता है, और किशोरावस्था के नाम से इसीलिए इसको जाना जाता है। मैंने ये बता ही दी किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। तो किशोरावस्था भी अपना हो गया, जिसमें कि आप लोगों को मुझे पता अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि हमें इस प्रकार पढ़ना अच्छा लगता है, मैं थोड़ा उसी प्रकार पढ़ाने की कोशिश करूं। ताकि अब दोस्तों बालकों का शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास करते हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी इसके लिए अलग वीडियो बना देती, पर ज़्यादा छोटी रहेगी तो दोस्तों आपका ही टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। एक क्लास में थोड़ा हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास फिर और कोई काम की आती है, तो ये थोड़ा इसी में कर लेते हैं। ये हो जाएंगे ज़्यादा, 30 मिनट की ज़्यादा नहीं होती है क्लास। कोशिश करूँगी 30 मिनट से कम बनाने की। जल्दी जल्दी करते हैं। बालक का शारीरिक विकास देखो, सबसे पहले शैशवावस्था में शारीरिक विकास देखो। जो शैशवावस्था है इसमें जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होता है। तो देखो इसमें शारीरिक परिवर्तन है वो किस प्रकार दिए हुए हैं। सबसे पहले भार देखो, जो वेट है शैशवावस्था में, जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है 3.6 किलोग्राम। तो ध्यान रखना, जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.6 किलोग्राम, और बालक का लगभग 7.15 पाउंड यानी कि 3.6 किलोग्राम। तो यहाँ पर बालक और बालिका में अंतर है, तो देखो बालक का आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो शैशवावस्था में अगर बालक का ज्यादा मिल रहा है तो शैशवावस्था में लड़कों का जो भार है वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक है। देखो ज्यादा ही है, लड़कों का ज्यादा है लड़कियों की अपेक्षा, तो ये ध्यान रखना शैशवावस्था में। तो बालक का लगभग 7.15 पाउंड यानी कि 3.6 किलोग्राम, और बालिका का 7.13। यहाँ 15 है तो 2 कम कर दो, 13 पाउंड है ना। 7.13 बालिका का है, 3.4, यहाँ 3.6 है तो 2 कम कर दो, 3.4, ऐसे याद रख सकते हो। तो बालिका का कम है लड़कों की अपेक्षा। अब देखो नवजात शिशु का वजन जन्म के समय पहले सप्ताह घटता है, किंतु 1 सप्ताह बाद पुनः बढ़ने लगता है। आप देखना नवजात शिशु होता है ना, वजन जन्म के समय उसका पहले सप्ताह में बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। जब पहला सप्ताह होगा थोड़ा आपको कमजोर दिखेगा, बच्चा घटता है पहले सप्ताह में, और फिर उसके बाद में बढ़ने लगता है। जब वो 1 साल का हो जाता है तो 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग देखो तो 3 हो जाएगा। पहले सप्ताह घटा फिर बढ़ने लगा, जब बच्चा 1 साल का हो गया तो 3 हो जाता है वजन, यानी कि 9.5 किलोग्राम। देखो इसके बाद आधा पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है, आधा पाउंड बढ़ेगा प्रति माह के हिसाब से। अब ये बता दी मैंने कि शैशवावस्था में लड़कों का भार है ना वो इस लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। देखो 17.15 पाउंड शैशवावस्था में लड़कों का, यहाँ लड़कियों की अपेक्षा आपको ज्यादा मिलेगा। फिर लंबाई की बात करें तो देखो शिशु जो बालक है, बालक की जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर, यानी कि 51.25 सेंटीमीटर, और बालिका की वो 50.75 सेंटीमीटर। तो लंबाई में भी फर्क है, यानी कि शैशवावस्था में लंबाई भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की ज्यादा दिख रही है आपको। इंच की बात करें तो यहाँ 19 या फिर 22 इंच लगभग। सिर और मस्तिष्क की बात करें तो भ्रूणावस्था में विकास होता है ना। आप भ्रूणावस्था में मैंने समझाया था आपको, क्या बताया था भ्रूणावस्था में, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास हो रहा था, यानी कि मस्तक बोधमुखी। कैसे बताया था याद करो, मैंने पहले क्लास ली थी तो एक बालक बनाया था, मैंने कहा था सिर से पैर की ओर विकास होता है, यानी कि भ्रूणावस्था में जो विकास होता है
यानी कि सिर से पैर की ओर, यानी कि मस्तक बोधमुखी होता है। और शिशु के मस्तिष्क का भार, यह ध्यान रखना, शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम और 2 वर्ष के अंत तक 2 गुना हो जाता है। और हड्डियां जो बोन्स है वो जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती है। और एक ध्यान रखना, जब हड्डियां जुड़ती है ना, जुड़ने को तो अस्थिरीकरण कहते हैं, और हड्डियों के जब मजबूत होती है, मजबूत होने को दृढ़ीकरण बोलते हैं। तो अब मोटा मोटा आप देख लो कि जो शैशवावस्था में भार है वो देखो, जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.6 किलोग्राम, यानी कि बालक का 3.6, और लड़कियों का कम होता है, यानी कि 3.4। यहाँ पर पौंड में बात करें तो 7.15 पौंड और 7.13 बालिका का। तो ये देख लेना। फिर लंबाई की बात करें, लंबाई और जो भार है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा होगा शैशवावस्था में। और सिर और मस्तिष्क का 350 ग्राम, हड्डियां हैं वो 270 हड्डियां। ठीक है, अब बात करते हैं दांत। देखो, शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था, यानी कि जन्म से पहले ही, यहाँ गर्भावस्था गर्भ में है बालक, तो जन्म नहीं हुआ तो जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है दांत की, जन्म से पहले ही दांत बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जन्म के देखो 5-6 महीने बाद बालक के अस्थायी जो कि दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। कब? 5-6 महीने बाद में। और सबसे पहले नीचे के जो आगे वाले दांत है वो निकलते हैं। और 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत आते हैं। 1 वर्ष की आयु में कितने? 8 अस्थायी दांत। 4 वर्ष की आयु में सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। बात करें मांसपेशियों की, तो जन्म के समय इसका भार है जो मांसपेशियों का वो 23% होता है। और हृदय की धड़कन की बात करें, वैसे शिशु का जो हृदय होता है ना वो छोटा होता है, और जो धमनियां होती है वो अपेक्षाकृत बड़ी होती है। तो पहला माया, जो प्रथम माया शिशु के हृदय की धड़कन है वो 140 प्रति मिनट होती है, यानी कि 130 से 140 के मध्य। और 6 वर्षों में हृदय की धड़कन वो 100 प्रति मिनट होती है। तो ये भी ध्यान रख लेना। शैशवावस्था की शारीरिक विकास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बाल्यावस्था पर। ये लो, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। देखो, वजन की बात करते हैं तो जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें बालक का वजन होता है 36 किलो से 43 किलो के मध्य। 36 किलो के 43 किलो के बीच में होता है वजन, बालक का वजन उत्तर बाल्यावस्था में। अब देखो, बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में ज्यादा होगा। यहाँ पर अभी शैशवावस्था पड़ा था, वहां पर भार किसका ज्यादा था? उसमें भार बालकों का ज्यादा था, लड़कों का ज्यादा था लड़कियों की अपेक्षा। और जो बाल्यावस्था है इसमें बालिकाओं का भार है बालकों की तुलना में ज्यादा है, या लड़कियों का। लंबाई, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है, बाल्यावस्था में कम बढ़ती है, मात्र 2 से 3 इंच तक की बढ़ती है। तो लंबाई यहाँ पर कम बढ़ती है। और इस अवस्था में भार की तुलना लंबाई कम बढ़ती है, यानी भार ज्यादा लंबाई कम बढ़ती है यहाँ पर। और बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक, तो यहाँ पर बालिकाओं का ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जो अपनी शैशवावस्था पढ़ के आ रहे हैं वह बालकों का ज्यादा था भार लंबाई सब। यहाँ पर ये बालिकाओं की ज्यादा है, परंतु जो लंबाई है ना, लंबाई इस भार की अपेक्षा कम बढ़ती है, यानी कि मात्र 2 से 3 इंच। अब बात करते हैं सिर व मस्तिष्क की बाल्यावस्था में। तो यहाँ देखो, बालक के मस्तिष्क का जो विकास है वो 5 से 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। कौन से वर्ष तक? 5 से 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। और 10 वर्ष की आयु में 95% हो जाता है। 10 वर्ष की आयु में देखो 95, 5 से 6 में 90, 10 वर्ष का होते 95% हो जाता है। और 12 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का भार देखो भाई कितना हो जाता है, 1260 ग्राम हो जाता है। और अगर बाल्यावस्था में हड्डियों की बात करते हैं तो हड्डियां हैं पूर्व की तुलना में, जो अपने शैशवावस्था में पढ़ के आए थे उसकी तुलना में ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्यों? या बाल्यावस्था में आ रहे हैं तो मजबूत होगी ना, तो ये मैंने लिखा नहीं है, देख लेना, बाल्यावस्था में थोड़ी मजबूत हो जाती है, आपने खुद को ही पता होता है। दांत की बात करते हैं बाल्यावस्था में, तो दांत देखो भाई, यानी कि बालक के 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लग जाते हैं। आप लोग बच्चा देखो 5-6 वर्ष का, कोई भी अगर खुद मैरिड हो, 5-6 साल के बच्चे हैं आपके, या फिर भतीजे कुछ भी है, भतीजियां, तो 5-6 वर्ष में क्या दूध के दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं बच्चों के 5-6 साल में, और स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाएंगे। अब देखो 8 वर्ष में कितने दांत? 12। और 10 वर्ष में देखो भाई, 8 वर्ष में कितने? 12, और 10 वर्ष में 15, और 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और जब 12-13 वर्ष का होता है तब स्थायी दांत आ जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। 8 वर्ष में 12, 10 वर्ष में 15, 12 वर्ष में 25। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो
कि 8 के साथ आप 2 और ऐड करते हो, 8 के साथ ये 2 और ऐड करते हो, 10, 10 से ऊपर 12, 10 प्लस 15 ऐड करना है, 10 पे 15 किया तो 10 साल में 15 और 12 दूनी 24 हुआ, नहीं ध्यान है, नहीं 24 में एक और ऐड कर लो, 25 स्थायी दांत आ जाए, ठीक है ना। और 12-13 वर्ष में 27-28। और हृदय की बात करते हैं तो देखो बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं, अपने बाल्यावस्था में हृदय की बात करें, जो हार्ट है वो 6 वर्ष की अवस्था में हृदय की धड़कन यानी कि 100 प्रति मिनट होती है। और बाद में यानी कि जब उत्तर किशोरावस्था आता है तब उत्तर किशोरावस्था तक यह प्रति मिनट 72 हो जाती है। 1 मिनट में 72 बार धड़कना यहाँ किशोरावस्था में स्टार्ट करेगा, जो कि नॉर्मल है। देखो किशोरावस्था में शारीरिक विकास की बात करें तो यहाँ भार देखते हैं किशोरावस्था में, तो यहाँ जो मांसपेशियों का भार है वो शरीर के भार का कितना 45 से 50% तक हो जाता है। देखो 15 वर्ष तक लड़कियों का जो भार है वो कितना होता है, 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक होता है और 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार ज्यादा होता है। 15 वर्ष तक तो लड़कियों का भार, 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक होगा और 15 वर्ष के बाद में लड़कों का ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लंबाई की बात करते हैं किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में देखो लंबाई सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती है, लंबे किशोरावस्था में लंबे बच्चे ज्यादा देखने को मिले, किशोरावस्था में ज्यादा लंबाई बढ़ती है। यानी 11 से देखो 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है। जब 11 से 14 वर्ष की एज होती है ना, उस समय 11 से 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई आपको लड़कों से ज्यादा मिलेगी, 11 से 14 के बीच में ज्यादा बढ़ती है। और लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक, लड़कियों की 16 वर्ष तक बढ़ती है। बढ़ती कहाँ तक है, लड़कों की तो 18 वर्ष तक, लड़कियों की 16 वर्ष तक बढ़ती है। हड्डियों की बात करते हैं किशोरावस्था में, क्योंकि हड्डियां है ना, अब किशोरावस्था में जब बालक आ जाते हैं यानी कि 18 वर्ष की अवस्था तक स्थिरीकरण होता है, वो क्रिया पूर्ण होने मतलब पूर्ण हो जाती है, वो पूर्ण होने के कारण ही किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या इतनी हो जाती है, यानी कि 2 से 6 हो जाती है। अब बात करते हैं दांत की। किशोरावस्था में दांत देखो, यहाँ दांत की बात करें तो इस काल में जो दांत है वो 28 स्थायी दांत, कितने 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। और अब ये 4 दांत कौन से, टोटल देखो 32 दांत होते हैं, तो 28 तो आते हैं अस्थायी, सॉरी स्थायी नहीं अस्थायी दांत आते हैं, ठीक है ना, वहां तक थे वो स्थायी, तो अस्थायी दांत आते हैं। यहाँ देखो अपने स्थायी दांत पढ़ के आए हैं ना बाल्यावस्था में, कि यहाँ पर जो दांत थे वो 5-6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं, जो 8 वर्ष में 12, 10 वर्ष में 15, 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं, 12-13 वर्ष में 27-28 दांत आ जाते हैं ना, कि स्थायी होते हैं। यहाँ देखो किशोरावस्था में 28 अस्थायी दांत आ जाते हैं और 4 होते हैं प्रज्ञा दंत आते हैं। अब ये प्रज्ञा दंत कौन से है भाई, जो कि इनको मिलाएंगे टोटल 32 होंगे। अक्कल दांत सुना होगा आप लोगों ने, अक्कल दांत आगे भी ना, आप अक्कल दांत आने स्टार्ट हो गए, तो ये वही होते हैं 4, इनको लिख लो, हिंदी में अक्कल दांत लिख देती हूँ मैं, ये लो 4 ये अक्कल दांत, 28 अस्थायी, टोटल हो गए 32। तो कुल दांतों की संख्या किशोरावस्था में देखो 32 होती है। और यहाँ सिर और मस्तिष्क के भार की बात करें तो यहाँ पूरा विकसित हो जाता है, यानी कि ये जो अवस्था होती है इसमें सिर और मस्तिष्क यानी कि जो प्रौढ़ होते हैं उनके समान ही लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कितना 1400 ग्राम। मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है किशोरावस्था में 1400 ग्राम तक। और हृदय की धड़कन की बात करें तो 1 मिनट में 72 बार होती है किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में आवाज सुनी होगी आप लोगों ने, लड़कों की आवाज भारी हो जाएगी और कठोर, भारी और कठोर हो जाएगी, जबकि लड़कियों की आवाज जो किशोरावस्था में होती है वो मधुर और कोमलता ऐसे लिए होती है। और किशोरावस्था में प्रजनन अंग है वो विकसित हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भी हाँ हमें इस प्रकार से समझ में आ रहा है। अगर ऐसे ही शॉर्ट नोट सही लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ऐसे लाइन वाइज जैसा पढ़ाना है वैसा आप बोलोगे मैं वैसा करवा दूंगी।